हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं न्यू ट्रेंड्स ऑफ एचपीएलसी के बारे में। तो देखिए न्यू ट्रेंड ऑफ एचपीएलसी क्या है। देखिए एचपीएलसी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। देखिए हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जैसे कि आप जानते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री और हमारी फार्मास्यूटिकल फील्ड के अंदर अगर हम क्यूसी की बात करें तो सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? एचपीएलसी है। बट इस एचपीएलसी जो थी, ये एचपीएलसी जो टेक्नोलॉजी थी, इसका जो डेवलपमेंट हुआ वो 1960 मतलब 1960 से स्टार्ट हुआ, जब सीरियसली हुआ। इसके लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप पूरा एचपीएलसी की आपको हिस्ट्री समझाऊंगा। बट आज जो हम एचपीएलसी यूज कर रहे हैं ये 1970 की टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अभी जो हम एचपीएलसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, या हम एज ए एचपीएलसी टेक्नोलॉजी पे जो हम काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वो 1970 में डेवलप हुई थी। देखिए 1970 में डेवलप होने के बाद एचपीएलसी का फर्दर डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ। फर्दर डेवलपमेंट मतलब उससे भी अच्छा डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ, मतलब एचपीएलसी से भी आगे की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हुआ। और वहीं पे 1970 मतलब 1970 के बाद कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई जो एचपीएलसी से भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती थी, और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाया भी। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो ऐसी ही 4 टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं आज डिस्कस करूंगा कि एचपीएलसी से जो बेहतर टेक्नोलॉजी है, या जो बेहतर टेक्निक्स है जिसके ऊपर आज काम हो रहा है, और उनको मैं एक एक करके समझाऊंगा। तो आज मैं आपको उन 4 टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा। तो आज इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि एचपीएलसी के 4 ऐसे नए ट्रेंड जो कि एचपीएलसी से भी ज्यादा बेहतर है, वो कैसे बेहतर है, उनके क्या एप्लीकेशन है, उनका प्रिंसिपल क्या है, हम इसी पे ही बात करेंगे। बेसिकली एक सीरीज होगी, क्योंकि बेसिकली ये 4 अलग अलग टेक्नोलॉजी है, टेक्निक्स है, अलग अलग वीडियो, मतलब 4 अलग अलग वीडियो के थ्रू मैं आपको इन चारों टेक्निक्स के बारे में सिस्टमेटिक वे में समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पहले मैं आपको उन 4 टेक्निक्स का नाम बता देता हूं। तो वो 4 टेक्निक्स है। सबसे पहली है रैपिड रिजोल्यूशन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। रैपिड रिजोल्यूशन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसे बोला जाता है RRLC, ठीक है। दूसरी है अल्ट्रा परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अल्ट्रा परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसे बोला जाता है UPLC, ठीक है। हमारी तीसरी है अल्ट्रा फास्ट लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अल्ट्रा फास्ट लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसे बोला जाता है UFLC। और चौथी टेक्नोलॉजी है नैनो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। नैनो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसे बोला जाता है नैनो LC। तो हम इन चारों टेक्नोलॉजी को बिल्कुल सेपरेट वीडियोस के थ्रू समझेंगे। इस वीडियो के अंदर हम पहली टेक्निक के ऊपर बात करेंगे, और वो टेक्निक है रैपिड रिजोल्यूशन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। कौन सी है? रैपिड रिजोल्यूशन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो हम रैपिड रिजोल्यूशन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के ऊपर बात करेंगे कि ये टेक्नोलॉजी एचपीएलसी से कैसे बेहतर है, इसमें क्या एचपीएलसी के अंदर क्या चेंजेस किए गए कि वो रैपिड रिजोल्यूशन के अंदर RRLC की तरफ हम आगे बढ़े, साथ ही साथ इसका क्या एडवांटेजेस है, इसकी क्या एप्लीकेशंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हमारी पहली एचपीएलसी ट्रेंड के बारे में, जिसका नाम है RRLC, मतलब रैपिड रिजोल्यूशन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो चलिए, तो अगर हम इस टेक्निक के ऊपर बात करें तो उससे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि न्यू ट्रेंड ऑफ एचपीएलसी मतलब एचपीएलसी की ग्रोथ कैसे हुई और इसका प्रिंसिपल क्या है। देखिए बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में पहले मैं आपको इसके प्रिंसिपल को समझा देता हूं और फिर हम आगे बात करेंगे। देखिए प्रिंसिपल ये है कि जब साइंटिस्ट ने एचपीएलसी के डेवलपमेंट के ऊपर गए और उन्होंने नई ट्रेंड्स और नई टेक्निक्स के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने एक प्रिंसिपल को फॉलो किया। उनका यह मानना था कि अगर एचपीएलसी के फ्लो रेट को बढ़ा दिया जाए, मतलब अगर फ्लो रेट इंक्रीज कर दिया जाए और कॉलम की इफिशियंसी को इंक्रीज कर दिया जाए, मतलब फ्लो से रिलेटेड पंप भी आ गया, तो पंप की इफिशियंसी और कॉलम की इफिशियंसी, साथ ही साथ कॉलम के अंदर उसकी सिलिका की पार्टिकल साइज, कॉलम की डायमेंशंस, ये सारी चीजें जो है वो आ गई कॉलम के अंदर, और फ्लो रेट के अंदर पंप आ गया और उसके फ्लोर प्रेशर आ गया। इन दोनों चीजों को अगर इंप्रूव कर दिया जाए तो नए एचपीएलसी की जो परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव किया जा सकता है। तो उन्होंने इसके लिए एक प्रिंसिपल को फॉलो किया, या कह सकता हूं इक्वेशन को फॉलो किया। ये इक्वेशन क्या थी हम ये समझते हैं। इस इक्वेशन को नाम दिया गया है वेन डिमीटर इक्वेशन। वेन डिमीटर इक्वेशन। और बेसिकली ये जो इक्वेशन है ये 2 कंपोनेंट के बीच में रिलेशनशिप बनाती है। ये 2 कंपोनेंट है लीनियर वेलोसिटी या फ्लो रेट और प्लेट हाइट, या हम कह सकते हैं कि प्लेट हाइट और कॉलम इफिशियंसी, ठीक है। तो प्लेट हाइट या कॉलम एफिशिएंसी बात मैंने जो आपको समझाई है वही है। तो ये जो
ये जो इक्वेशन है मैं आपको क्लियर करता हूं। इक्वेशन है H इज इक्वल टू A प्लस बी अपॉन में U प्लस सी यू, ठीक है, जिसमें A है एडीज डिफ्यूजन, A मीन एडीज डिफ्यूजन, B फॉर लॉन्गिट्यूडिनल डिफ्यूजन, U फॉर लीनियर वेलोसिटी और C फॉर कंसंट्रेशन, ठीक है। यहां पर एक वर्ड बहुत यूज हो रहा है डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन क्या है? देखिए डिफ्यूजन का मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है ये दो चीजों पे काम कर रही है, फ्लो रेट और कॉलम एफिशिएंसी। तो अगर आप फ्लो इंप्रूव करोगे तो मोबाइल फेस और आपका जो सैंपल है वो आपस में कहां डिफ्यूज करेंगे? एक पूरे प्रेशर के साथ जाएंगे और कॉलम के साथ रिएक्ट करेंगे, कॉलम के साथ वो डिफ्यूज होंगे। तो बेसिकली उनका ये मानना है कि जो डिफ्यूजन होगा किसका? आपके मोबाइल फेस और आपके सैंपल का। ये डिफ्यूजन जो कॉलम के साथ में जब वो डिफ्यूज होंगे या रिएक्ट करेंगे तो ये डिफ्यूजन ही बताएगा कि आप कॉलम की एफिशिएंसी कितनी इंप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली इस डिफ्यूजन मतलब कॉलम के साथ में जब हाई प्रेशर में जो भी प्रेशर आप इंप्रूव करके उस पर दोगे तो उसका जो डिफ्यूजन के बाद जो आपके पास रिजल्ट आएंगे वही ये बताएंगे कि आपकी मेथड या आपकी जो टेक्निक है वो कितनी अच्छी है या खराब है, क्योंकि उसी के रिजल्ट इफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहां फंडा जो है वो डिफ्यूजन है, और डिफ्यूजन किस चीज को इफेक्ट कर रहा है, मतलब डिफ्यूजन कैसे होगा, तो उसके लिए हम इंप्रूवमेंट ला रहे हैं हमारी कॉलम की एफिशिएंसी को और फ्लो रेट को। इन्हीं दो पैरामीटर्स को लेकर ये जो हम टेक्निक्स की जिसपे हम बात कर रहे हैं ये डेवलप हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं RRLC के बारे में, मतलब रैपिड रिजोल्यूशन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के बारे में। बट उससे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि रैपिड रिजोल्यूशन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मतलब RRLC HPLC से कैसे बेहतर है। देखिए 1970 में जैसे कि मैंने आपको बताया कि HPLC का पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो चुका था, तभी से हमारे साइंटिस्ट इस बात पे काम कर रहे थे कि HPLC से भी ज्यादा मॉडिफाइड या उससे भी उन्नत या डेवलप टेक्निक पे काम कर रहे थे, और वो चाहते थे कि इससे भी डेवलप टेक्निक को लाएं, ठीक है, मॉडर्न टेक्निक को लाएं। तो उन्होंने दो पैरामीटर्स को चुना जिनके ऊपर उन्होंने कंटिन्यूअसली काम किया। वो पैरामीटर्स थे पंप का प्रेशर, कि हमको पंप के प्रेशर को बढ़ाना है, और सिलिका की पार्टिकल साइज, जो कि हमारा कॉलम होता है जो स्टेशनरी फेज होती है उसकी सिलिका की पार्टिकल साइज को बढ़ाने कम करने, मतलब जितना पार्टिकल साइज कम होगी उतना एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, जितना एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा उतना रिजल्ट हमको एक्यूरेट मिलेगा और सेटिस्फैक्टरी मिलेगा, ठीक है, और सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। वहीं पंप का प्रेशर जितना तेजी से होगा उतना तेज हमको रिजल्ट मिलेगा, उतनी जल्दी हमारी रिटेंशन टाइम आएगा, मतलब हमारी जो पीक है वो आएगी, ठीक है। तो उन्होंने कंटिन्यूअसली काम किया। तो हमारी जो पहली मेथड है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं RRLC, जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो रैपिड रिजोल्यूशन। देखिए रैपिड रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? जब दो पीक आती है एक ही ग्राफ में और प्रॉपर तरीके से सेपरेट होती है, इट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। तो एक ऐसी मेथड डेवलप की गई जिसमें हम अगर कोई ऐसा रन लगा रहे हैं या ऐसा सैंपल रन करा रहे हैं जिसके अंदर एक से ज्यादा एनालाइट हैं और उन दोनों की पीक हमको एक ही ग्राफ में चाहिए, तो बहुत जल्दी से उन दोनों की पीक भी आ जाए और दोनों सेपरेट भी आए, ठीक है। तो उन्होंने RRLC के ऊपर काम किया। तो जैसे कि मैंने आपको कुछ पैरामीटर बता दिए हैं, अब हम पहले मैं आपको पूरा कंपेयर करके बता देता हूं कि HPLC के पैरामीटर में और RRLC के पैरामीटर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। यह समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बात समझनी पड़ेगी कि RRLC जो है वो HPLC से क्यों बेहतर है। क्योंकि हम HPLC को ही फिनोमिना लेके, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो का जो ऑब्जेक्ट है या इसका जो टॉपिक है वो यही है, न्यू ट्रेंड ऑफ HPLC। तो हमको हर ट्रेंड को HPLC से कंपेयर करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले कंपेयर करके देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला पैरामीटर है पार्टिकल साइज। देखिए पार्टिकल साइज जो होती है वो माइक्रोन में होती है, जो सिलिका की पार्टिकल साइज की बात कर रहा हूं जो कि कॉलम के अंदर होती है। तो HPLC के अंदर जो सिलिका की जो पार्टिकल साइज है, जो कॉलम के अंदर जो सिलिका होता है उसकी पार्टिकल साइज जो होती है वो 3 से 10 माइक्रोन के बीच में होती है, ठीक है, 3 से 10 माइक्रोन के। RRLC के अंदर ये पार्टिकल साइज हो गई 1.8 माइक्रोन, मतलब आप समझ सकते हैं कि पार्टिकल साइज कितनी कम कर दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है एनालिटिकल कॉलम। देखिए एनालिटिकल कॉलम भी अलग अलग हो गए, क्योंकि पार्टिकल साइज, क्योंकि कॉलम जो होते हैं ना वो इस बात पे डिपेंड करते हैं आपकी सिलिका की पार्टिकल साइज और उनके डायमेंशंस के ऊपर, ठीक है। तो कॉलम का जो डायमेंशन है और अंदर जो सिलिका की पार्टिकल साइज है, इसके बेसिस पे कॉलम को क्लासिफाइड किया गया है। तो इन दोनों के कॉलम भी डिफरेंट हो गए, क्योंकि पार्टिकल साइज भी डिफरेंट है, साथ ही साथ डायमेंशन भी डिफरेंट हो गया। देखिए यहां पर जो HPLC होता है ना, वहां पर जो कॉलम होता है उसकी लंबाई जो होती है मिलीमीटर में होती है, वो होती है 150, और इंटरनल डायमीटर जो होती है वो 3.2 मिलीमीटर होती है। इसको और छोटा कर दिया गया। तो देखिए एक बात समझिए कि यहां पर छोटा क्या गया है। यहां पर जो इंटरनल डायमीटर थी ना,
उसको छोटा किया गया है। तो यहां पर आप देख रहे हो तो 3.2 इंटरनल डायमीटर है, यहां पर इंटरनल डायमीटर हो गई 2.1 to 4.6। ठीक है, मतलब जो कॉलम की लंबाई है वो तो सेम है इन दोनों में, 150 है, बट अंदर की जो इंटरनल डायमीटर है, जो उसकी चौड़ाई है कॉलम की, उसको कम कर दिया। यहां पर 2.1 तक चला गया, जबकि यहां 3.2 थी। तो इंटरनल डायमीटर कम हो गई है, बट लंबाई सेम है। देखिए मैं एक फंडा और क्लियर कर दूं कि लंबाई सेम क्यों रखी गई। देखिए अगर कॉलम की लंबाई भी छोटी कर दी जाए, मान लीजिए लंबाई छोटी कर दी जाएगी ना, तो दो फैक्टर ऐसे होंगे जो कि आपके एचपीएलसी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, और वो दोनों फैक्टर जो होते हैं वो सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर भी हैं। अगर कॉलम की लंबाई को छोटा कर दिया जाएगा तो एक तो थ्योरेटिकल प्लेट, आपकी जो थ्योरेटिकल प्लेट बिल्कुल जो शार्प आनी चाहिए वो नहीं आएगी, साथ ही साथ रिजोल्यूशन भी प्रॉपर नहीं आ पाएगा, क्योंकि कॉलम की जो लंबाई होती है ना, तो उसके हिसाब से जो ड्रग, जैसे आपके सैंपल के अंदर 2 ड्रग है और लंबाई कम होगी ना, तो पता चला वो एक ही जगह पे जाके स्टक हो गए, एक ही जगह पे रिटेन हो गए, तो दोनों पीक एक ही जगह पे स्टैंड कर जाएगी, दोनों पीक एक साथ आ जाएगी और वो दोनों सेपरेट आउट नहीं हो पाएगी। इसलिए कॉलम को थोड़ा लंबा रखा जाता है कि दोनों ड्रग कंपोनेंट जो होते हैं ना, वो अलग अलग पार्ट में जाके रिटेन हो, एब्जॉर्ब हो। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे होंगे। इसीलिए यहां पर कॉलम की लंबाई को सेम रखा गया है, बट इंटरनल डायमीटर जो है वो थोड़ी छोटी कर दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर हम देख लेते हैं, कॉलम टेम्परेचर। एचपीएलसी के अंदर जो कॉलम टेम्परेचर होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं जो हमारा आरआरएलसी है, वहां पर कॉलम टेम्परेचर जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, मतलब यहां पर टेम्परेचर भी बढ़ा दिया है आरआरएलसी के अंदर। इंजेक्शन वॉल्यूम को देखते हैं, तो इंजेक्शन वॉल्यूम जो है वो 5 माइक्रोलीटर है, और यहां पर जो इंजेक्शन वॉल्यूम है वो भी कम कर दिया गया है, यहां पर इंजेक्शन वॉल्यूम हो गया है 1.5 माइक्रोलीटर, तो इंजेक्शन वॉल्यूम भी कम कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्लो रेट। तो फ्लो रेट जो होता है एचपीएलसी के अंदर वो 0.01 से लेकर 5 ml पर मिनट तक होता है, 0.01 से लेकर 5 ml पर मिनट तक होता है। आरआरएलसी के अंदर ये जो फ्लो है ये होगा 0.2 से 20 माइक्रोलीटर, मतलब बहुत ही कम टाइम पे बहुत सारा मोबाइल फेस अंदर इंटर हो सकता है। एक चीज और मैं बता दूं कि 5 माइक्रोलीटर जो इंजेक्शन वॉल्यूम है, जब हम सैंपल इंजेक्ट करते हैं, ये उसके वॉल्यूम की बात कर रहा है, फिर भी हम 20 माइक्रोलीटर तक का इंजेक्शन लगाते हैं, जो कि स्टैंडर्ड माना गया है एचपीएलसी के अंदर। तो 90% आपको जितनी भी मेथड्स मिलेगी वहां पर आपको जो इंजेक्शन वॉल्यूम मिलेगा वो 20 माइक्रोलीटर मिलेगा। बट यहां पर जो 5 माइक्रोलीटर की बात की गई है, मिनिमम की बात की गई है कि आप मिनिमम 5 माइक्रोलीटर तक का इंजेक्शन लगा सकते हो। 5 माइक्रोलीटर से अगर नीचे का इंजेक्शन आप एचपीएलसी के अंदर लगाओगे तो वो सैंपल को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। बट और यहां भी मिनिमम इंजेक्शन की बात की गई है, 1.5 माइक्रोलीटर इसका मिनिमम इंजेक्शन है, इंजेक्शन वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां पर मिनिमम वॉल्यूम की बात की गई है, मैक्सिमम तो आप कितना भी लगा सकते हैं, बट मिनिमम की बात की गई है। वहीं यहां पर आप समझ गए होंगे फ्लो रेट की, यहां पर 5 ml तक आप हाईएस्ट जा सकते हैं, 5 ml पर मिनट तक, जबकि यहां 20 ml पर 20। एक क्वेश्चन और यहां पर मैंने आपको थोड़ा सा, मैं भी कंफ्यूज हो गया, आपको थोड़ा पॉइंट क्लियर कर देता हूं। यहां पर 5 ml पर मिनट है, 5 ml पर मिनट है, यहां पर 0.2 to 20 माइक्रोलीटर पर मिनट है। माइक्रोलीटर मतलब यहां बहुत ही कम फ्लो हो रहा है, समझ रहे मेरी बात को। यहां पर फ्लो जो हो रहा है, जो आपके कॉलम के अंदर मोबाइल फेस इंटर हो रही है, वो ml के अंदर इंटर हो रही है, यहां पर माइक्रोलीटर में इंटर हो रही है। ठीक है, 0.2 to 20 माइक्रोलीटर पर मिनट, फिर से बोल रहा हूं, 0.2 to 20 माइक्रोलीटर पर मिनट जो हो रहा है मोबाइल फेस रन हो रहा है। ठीक है, मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना कम मोबाइल फेस जो होगा वो यहां पर यूज होगा। क्लियर है आपको? तो यहां पर ml में हो रहा है, यहां पर माइक्रोलीटर में फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यहां पर मोबाइल फेस का बहुत ही कम कंजप्शन होगा, बहुत कम कंजप्शन कंज्यूम होगी। तो हम ये बात करते हैं कि ये जो पैरामीटर है, जैसे कि आप जानते हैं कि आरआरएलसी, मतलब ये आरआरएलसी टेक्नोलॉजी जो होती है ये एचपीएलसी के मुकाबले में काफी फास्ट होती है। यहां पर आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है, यहां पर मोबाइल फेस का कंजप्शन भी बहुत कम होता है, आपकी टाइम सेविंग भी होती है, और यहां पर आप धड़ाधड़ एनालिसिस कर सकते हो। मतलब एचपीएलसी की तुलना में ये 20 गुना ज्यादा फास्ट टेक्नोलॉजी है। तो मैं आपको एक एक पैरामीटर के बारे में आपको बताता हूं कि इन पैरामीटर्स को क्यों इतना कम करके रखा गया और इनसे क्या फायदे हुए। तो देखिए, सबसे पहले पार्टिकल साइज जो थी वो एचपीएलसी के मुकाबले में यहां पर है 1.8 माइक्रोन। पार्टिकल साइज आपने जैसे ही कम करी, इसका मतलब कि आपका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा मतलब आपका जो रिजल्ट होगा वो काफी अच्छा आएगा, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एनालिटिकल कॉलम। तो मैं कॉलम डायमेंशन पे चला जाता हूं। डायमेंशन में मैंने एक चीज आपको बताई थी कि यहां पर जो इंटरनल डायमीटर थी उसको छोटा कर दिया गया। इंटरनल डायमीटर छोटी होने से यह फायदा होगा कि जब पंप प्रेशर लगाएगा तो जो मोबाइल फेस जब कॉलम के अंदर इंटर होगा तो उसको इंटर करने के लिए काफी
प्रेशर लगाना पड़ेगा और उससे होगा क्या कि प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ जाएगा तो मोबाइल फेस बहुत तेजी के साथ अंदर जाएगा। दूसरी चीज ये कि यहां पर इंटरनल डायमीटर बहुत कम है, जिसकी वजह से बहुत ही कम मोबाइल फेस जो होगा वो अंदर की तरफ जाएगा। मतलब यहां पर मोबाइल फेस का कंजप्शन भी काफी कम हो गया है। देखिए मोबाइल फेस का कंजप्शन काफी कम है, इसी वजह से यहां पर जो फ्लो रेट होता है वो 20 माइक्रोलीटर पर मिनट मैक्सिमम है और मिनिमम 0.2 माइक्रोलीटर पर मिनट है। मतलब यहां पर जो फ्लो हो रहा है वो माइक्रोलीटर में हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर मोबाइल फेस कितनी कम कंज्यूम होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं कॉलम टेम्परेचर। देखिए कॉलम टेम्परेचर भी यहां पर बढ़ा दिया गया है। यहां पर कॉलम टेम्परेचर रखा गया है 100 डिग्री सेल्सियस। उससे फायदा यह होगा कि कुछ एसी ड्रग्स, देखिए जब फ्लो बहुत तेजी से होगा और टेम्परेचर भी बढ़ा दिया जाएगा तो यहां पर ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा। बेसिकली तो हम जानते हैं कि रूम टेम्परेचर से यहां पर आरटी वेरिएशन हो सकता है, बट आरटी वेरिएशन का यहां पर टाइम इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी काफी फास्ट है, बहुत तेजी से यहां पर सेपरेशन हो रहा है, इस वजह से टेम्परेचर का इतना ज्यादा इफेक्ट यहां पर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है इंजेक्शन वॉल्यूम। देखिए इंजेक्शन वॉल्यूम जो है वो मिनिमम यहां पर 5 माइक्रोलीटर है और यहां पर 1.5 माइक्रोलीटर, ये मिनिमम बता रहा हूं मैं। मतलब यहां पर कम वॉल्यूम, मतलब आपके पास अगर बहुत ही कम सैंपल भी है तो भी आप यहां पर उसको एनालाइज कर सकते हैं क्योंकि यहां पर इंजेक्शन वॉल्यूम काफी कम कंज्यूम हो रहा है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि रैपिड रिजोल्यूशन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एचपीएलसी से कितनी फास्ट है, टाइम सेविंग है और साथ ही साथ इसका रिजल्ट भी काफी एक्यूरेट आएगा। एक चीज मैंने आपको बताई थी कि यहां पर जो कॉलम की लंबाई है वो एचपीएलसी जैसी ही रखी गई है, क्योंकि अगर लंबाई को कम कर दिया जाएगा तो थ्योरेटिकल प्लेट और रिजोल्यूशन आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा। यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि यहां पर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखने का एक बहुत बड़ा रीजन एक और है। वो रीजन ये है कि 100 डिग्री सेल्सियस से जो बैक प्रेशर, मतलब यहां पर प्रेशर जो होता है काफी तेज होता है, तो जो बैक प्रेशर की जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको कम करने के लिए या उसको खत्म करने के लिए ही यहां पर जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस सेट किया गया है। ठीक है, तो बैक प्रेशर को हटाने के लिए यहां पर जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस रखा गया है। एक चीज और, यहां पर डिटेक्टर्स, बात हो रही है अब डिटेक्टर्स की कि यहां पर कौन से डिटेक्टर्स यूज होते हैं। तो बेसिकली यहां पर अभी वही डिटेक्टर यूज हो रहे हैं जो एचपीएलसी के अंदर यूज होते हैं, मतलब वही पीडीए डिटेक्टर, बट यहां पर एक बेसिक डिटेक्टर और यूज किया था, इट इज कॉल्ड चार्ज एरोसोल डिटेक्टर। तो यहां पर आरआरएलसी के अंदर चार्ज एरोसोल डिटेक्टर्स का भी यूज किया जाता है। ये एक ऐसा डिटेक्टर है जो केवल आरआरएलसी के अंदर यूज होता है, बट बाकी जो पीडीए डिटेक्टर हो गए, जो हमारे यूवी डिटेक्टर्स हैं जो कि एचपीएलसी के अंदर यूज होते हैं, वो डिटेक्टर यहां पर आरआरएलसी के अंदर भी यूज होते हैं। अगर हम बात करें कि आरआरएलसी जो है वो एचपीएलसी से क्यों बेहतर है, तो जैसे कि मैंने आपको पूरा समझाया है तो आपको बिल्कुल क्लियर ही हो गया होगा कि ये क्यों बेहतर है, क्योंकि ये एचपीएलसी से ज्यादा फास्ट है, टाइम सेविंग है, साथ ही साथ यहां पर हमको हमारा मोबाइल फेस की भी बचत हो रही है, हमारे सैंपल की बचत भी हो रही है और हमको रिजल्ट और इसकी एक्यूरेसी भी काफी अच्छी है। इस वजह से ये एचपीएलसी से ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी है। अगर मैं बात करूं इसकी एप्लीकेशंस की, तो इसके एप्लीकेशन जो है वो फार्मास्यूटिकल फील्ड के अंदर हो रही है, केमिकल इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज होता है, साथ ही साथ इसका वेस्ट वाटर, मतलब जो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट होता है, जो वेस्ट वाटर की प्यूरिटी, पेस्टिसाइड की प्यूरिटी के डिटर्मिनेशन में, यहां तक कि दूसरे जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है वहां पर भी इसका यूज होता है। एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स, मतलब जो केमिकल इंडस्ट्री के अंदर जो एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स होते हैं उनकी प्यूरिटी और उनके डिटर्मिनेशन के लिए भी आरआरएलसी का यूज होता है। यहां पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर आप कोई रिसर्च स्कॉलर्स हैं या आप कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो आप आरआरएलसी के अंदर काम कर सकते हैं और उसके ऊपर मेथड डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो इसके ऊपर ज्यादा काम नहीं हुआ है। तो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है कि आप किसी भी पर्टिकुलर ड्रग की आरआरएलसी के ऊपर मेथड को डेवलप कर सकते हैं। यहां तक कि अभी कुछ काम होने भी स्टार्ट हो गया है और काफी इससे रिलेटेड कुछ कई रिसर्च पेपर भी हैं जो अभी पब्लिश होने स्टार्ट भी हो गए हैं। तो साइड में मैं आपको उन रिसर्च पेपर की कुछ कॉपीज भी दिखा देता हूं, तो उनको देख के आप समझ सकते हैं कि इसके ऊपर कितना ज्यादा रिसर्च वर्क अभी स्टार्ट हो गया है और वर्क होना भी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, क्योंकि आरआरएलसी का जो एप्लीकेशन है वो करीब करीब काफी फील्ड्स के अंदर है, क्योंकि फार्मा से रिलेटेड हो गया है, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट हो गया है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट हो गया, केमिकल इंडस्ट्रीज हो गई, यहां तक कि हर्बल इंडस्ट्रीज के अंदर भी या हर्बल प्रोडक्ट की प्यूरिटी के डिटर्मिनेशन के लिए भी आरआरएलसी का काफी यूज होता है। और हर्बल के अंदर तो होगा ही, क्योंकि हर्बल जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर आप एक से ज्यादा पीक को प्रॉपरली सेपरेट आउट कर सकते हैं सिस्टमेटिक वे में। तो हर्बल इंडस्ट्री के अंदर आप जानते हैं कि जितने भी हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर एक प्रोडक्ट के अंदर काफी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स होते हैं,
एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट मौजूद होते हैं, तो यहां पर आपको उनकी सेपरेट पीक बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में मिलती है। इसलिए हर्बल इंडस्ट्री के अंदर इस इंस्ट्रूमेंट का भी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। बट अभी इंडिया के अंदर क्योंकि ये बहुत काफी कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट है, काफी कॉस्टली टेक्नोलॉजी है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी बिल्कुल नई होती है, लेटेस्ट होती है, वो काफी महंगी भी होती है। इस वजह से अभी इंडिया के अंदर इस टेक्नोलॉजी का भी ज्यादा यूज नहीं हो रहा है, बट आने वाले टाइम पे इसका यूज काफी बढ़ेगा। इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया है कि अगर आपसे कभी कोई इंटरव्यू के अंदर या किसी भी वे में कभी किसी कॉलेज में जाए या किसी लैब के अंदर जाए और आपसे कोई वर्ड रेज हो या कोई बात करे कि RRLC के ऊपर आपने काम किया है, तो आप बिल्कुल, आपको ऐसा नहीं लगे कि RRLC क्या होता है, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये था कि आप RRLC रैपिड रेजोल्यूशन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को जान सकें, उसके बारे में आपको पूरा पता हो। तो मैंने आपको एक बेसिक नॉलेज देने के हिसाब से वीडियो बनाया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप के वीडियो और भी बनाऊं या आपके दिमाग में भी कोई ऐसे टॉपिक्स है, तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसकी दूसरी टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि है UPLC, अल्ट्रा परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है, तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई PhD कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।